सर्वोदय नमस्कार बच्चों। आज मैं नवंबर के छात्रों को स्पर्श भाग 1 गद्य खंड पाठ 3 एवरेस्ट की चोटी के प्रश्नोत्तर का अभ्यास कराने जा रहा हूँ। बच्चों ध्यान से सुने। नमचे बाजार कहाँ स्थित है? नमचे बाजार नेपाल के शेरपा लैंड में स्थित एक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 2 है, नमचे बाजार की क्या विशेषता है? नमचे बाजार और उसके आसपास के गांव से ही अधिकांश शेरपा आते हैं, यही उस बाजार की विशेषता है। एवरेस्ट का नेपाली नाम क्या है? एवरेस्ट का नेपाली नाम सागरमाथा है। लेखिका को एवरेस्ट की तरफ देखने से क्या अनुभव हुआ? लेखिका ने एवरेस्ट की तरफ गौर से देखा तो उन्हें एक भारी बर्फ का बड़ा फूल प्लूम दिखा, जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। अगला क्वेश्चन है, बर्फ का प्लूम का दृश्य शिखर की ऊपर सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक गति से हवा चलने के कारण बनता है, क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता है। बर्फ के ध्वज की लंबाई कितनी हो सकती है? बर्फ के ध्वज की लंबाई उत्तर 10 किलोमीटर या इससे भी अधिक हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, लेखिका किस बात से डर रही थी? लेखिका शिखर के दक्षिणी पूर्वी इलाके से चलने वाले तूफानों को झेलने से डर रही थी। अगला क्वेश्चन है, लेखिका क्या चाहती थी? लेखिका एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। बच्चों अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? इसका आंसर है, अग्रिम दल का नेतृत्व उपनेता प्रेमचंद कर रहे थे। प्रेमचंद के अनुसार पहली सबसे बड़ी बाधा कौन सी थी? प्रेमचंद के अनुसार पहली सबसे बड़ी बाधा खुम्बु हिमपात की स्थिति थी। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद के अग्रिम दल ने क्या किया था? प्रेमचंद के अग्रिम दल ने हिमपात के ठीक ऊपर स्थित कैंप 6000 किलोमीटर तक का रास्ता साफ कर दिया। साथ ही पुल बनाकर, रस्सियां बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों को जायजा ले लिया था। ग्लेशियर क्या होता है? बच्चों ग्लेशियर एक बर्फ की नदी होती है जो बर्फ पिघलने से बनती है। रास्ता खोलने का काम दोबारा क्यों करना पड़ सकता है? क्वेश्चन उत्तर है, पर्वत शिखर पर हिमपात जारी था। ऐसी स्थिति में हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते थे और इसलिए दल को रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता था। अगला क्वेश्चन है, हिमपात का अर्थ क्या है? हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों को अव्यवस्थित ढंग से गिरना है। ग्लेशियर के बहने से क्या प्रभाव पड़ता है? ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती है, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती है और इस स्थिति में खतरनाक हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, लेखिका को किस बात का ख्याल मात्र ही डरावना लगता है? लेखिका को सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिम विदर में बदल जाने का ख्याल ही बहुत डरावना लगता है।
इस बात की जानकारी दल को ज़्यादा भयानक लग रही थी। पर्वतारोहण के सारे समय के दौरान हिमपात उनके दल के लगभग 1 दर्जन आरोहियों को कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। इस बात की जानकारी लोगों को अधिक भयानक लग रही थी। लेखिका के बेस कैंप में कौन आया था? लेखिका के बेस कैंप में तेंजिंग अपने सबसे छोटी पुत्री डेकी के साथ आए थे। तेंजिंग का किस बात पर विशेष महत्व था? तेंजिंग का इस बात पर विशेष महत्व था कि वह दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली से बातचीत करें। लेखिका ने अपना परिचय किस प्रकार दिया? लेखिका ने अपना परिचय एक नौसिखिया पर्वतारोही के रूप में दिया। तेंजिंग को एवरेस्ट पर कितनी बार जाना पड़ा था? तेंजिंग को शिखर पर पहुंचने से पहले 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, तेंजिंग ने लेखिका का हौसला क्या कहकर बढ़ाया? तेंजिंग ने लेखिका का हौसला यह कहकर बढ़ाया कि वह एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती है, उसे तो शिखर पर पहले ही प्रयास से पहुंच जाना चाहिए। अंगदोर जी के पैर ठंडे क्यों पड़ रहे थे? अंगदोर जी बिना ऑक्सीजन के शिखर पर चढ़ाई करने वाले थे, इसलिए उनके पैर ठंडे पड़ जाते थे। अंगदोर जी के सामने किस तरह की स्थिति थी? उत्तर है, अंगदोर जी के सामने 2 स्थितियाँ थीं। उन्हें या तो उसी दिन चोटी तक चढ़कर साउथ पोल पर वापस आ जाना था अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना था। अगला क्वेश्चन है, अंगदोर जी क्या चाहते थे और उन्होंने लेखिका से क्या पूछा? अंगदोर जी तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहते थे और उन्होंने लेखिका से पूछा कि क्या वह उसके साथ जाना चाहेंगी। लेखिका का शिखर पर चढ़ाई करने के बारे में क्या विचार था? लेखिका का शिखर पर चढ़ाई करने के बारे में विचार था कि एक ही दिन में साउथ पोल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन और श्रम साध्य होगा। लेखिका का अंगदोर जी के बारे में क्या विचार था? लेखिका को अंगदोर जी पर पूरा विश्वास था और साथ साथ उसका उनके आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी पूरी आश्वस्त थी। लहाटू लेखिका के पास कब आया? लहाटू लेखिका दल के पीछे पीछे आ रहा था और जब वे लोग दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे तब वह उनके पास पहुंचा। लेखिका और अंगदोर जी ने शिखर पर किस तरह चढ़ना शुरू किया? लहाटू नायलॉन की रस्सी लाया था। लेखिका और अंगदोर जी ने शिखर पर रस्सी के सहारे चढ़ना शुरू किया। लहाटू ने किस प्रकार सहायता की? उसने लेखिका का ध्यान किस ओर दिलाया? लहाटू ने रस्सी को अपनी सुरक्षा की बजाय उनके संतुलन के लिए पकड़ रखी थी। इसी प्रकार लहाटू ने लेखिका का ध्यान उसके द्वारा कम ली जा रही ऑक्सीजन की ओर दिलाया। पर्वत शिखर पर चढ़ने के लिए कितने लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता प्रति मिनट के हिसाब से पड़ती है? पर्वत शिखर पर चढ़ने के लिए 4 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट के हिसाब से आवश्यकता पड़ती है। लेखिका को कठिन चढ़ाई कब आसान लगने लगी? लेखिका ने जब रेगुलेटर से आवश्यक ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई तो उसे कठिन चढ़ाई भी आसान लगने लगी। अगला क्वेश्चन है, चढ़ाई के समय एवरेस्ट की चोटी की स्थिति कैसी थी? चढ़ाई के समय एवरेस्ट की चोटी की पर इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके। लेखिका के सामने सुरक्षा का प्रश्न क्यों था? चोटी पर चढ़ने के बाद उसे चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान दिखाई दी। थोड़ी सी चूक का मतलब था नीचे गिरना, अतः उसके सामने सुरक्षा का प्रश्न था। लेखिका ने अपने आप को कैसे सुरक्षित किया? लेखिका ने सबसे पहले बर्फ के फावड़े से बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित किया।
चोटी पर सुरक्षित हो जाने के बाद लेखिका ने क्या किया, स्पष्ट करें। चोटी पर सुरक्षित हो जाने के बाद लेखिका घुटनों के बल बैठी, बर्फ पर अपने माथे को लगाकर सागर माथे के ताज का चुंबन किया और अपनी श्रद्धा प्रकट की। उसके बाद अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला, उसे पूजा अर्चना की, लाल कपड़े में लपेटकर उसने वहाँ बर्फ में दबा दिया। एवरेस्ट के चोटी पर चढ़ने जैसा कार्य करने से प्राप्त आनंद के समय लेखिका को किनका ध्यान आया? लेखिका को एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने के समय अपने माता पिता का ध्यान आया। अब बच्चों, पुनरावृत्ति प्रश्न है पाठ्य पुस्तक के प्रश्न कि अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो अग्रिम दल का नेतृत्व उपनेता प्रेमचंद कर रहे थे। लेखिका को सागर माथा नाम क्यों अच्छा लगा? नमचे बाजार में पहुंचकर लेखिका ने पहली बार एवरेस्ट को देखा और स्थानीय नाम होने के कारण लेखिका को एवरेस्ट की चोटी का नाम सागर माथा अच्छा लगा। लेखिका को ध्वज जैसा क्या लगा? नमचे बाजार में एवरेस्ट की तरफ देखने पर एक बर्फ का फूल दिखाई दिया जो पर्वत शिखर पर लहरा रहा था, वह लेखिका को ध्वज सा दिखाई दिया। हिमस्खलन से कितने लोग की मृत्यु हुई और कितने घायल हुए? हिमस्खलन में 16 शेरपा कुलियों में से एक की मृत्यु हुई और 4 घायल हो गए। मृत्यु के अवसाद को देखकर, दुख को देखकर डॉक्टर कर्नल फुल्लर ने क्या कहा? मृत्यु के दुख को देखकर कर्नल फुल्लर ने उत्तर दिया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में मृत्यु को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। रसोई सहायक की मृत्यु कैसे हुई? बेस कैंप तक पहुंचने से पहले रसोई सहायक की पर्वतों की जलवायु अनुकूल न होने के कारण हो गई। कैंप 4 कहाँ और कब लगाया गया था? तो बच्चों, कैंप 4 साउथ पोल पहुंचकर 29 अप्रैल को 7,900 मीटर की ऊंचाई पर लगाया गया था। लेखिका ने शेरपा कुली को अपना परिचय किस तरह दिया? लेखिका ने शेरपा कुली को का परिचय नौसिखिया पर्वतारोही के रूप में दिया। लेखिका की सफलता का कर्नल फुल्लर ने किन शब्दों में बधाई दी? लेखिका की सफलता पर कर्नल फुल्लर ने बधाई देते हुए कहा कि इस महान अभियान की उपलब्धि के लिए मैं तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहता हूँ। इन शब्दों में बधाई दिया। नज़दीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को कैसा लगा? लेखिका ने नमचे बाजार पहुंचकर पहली बार एवरेस्ट के चोटी को नज़दीक से देखा। एवरेस्ट पर एक भारी बर्फ का फूल लहरा रहा था, ध्वज सा। इसे देखकर उसके प्रति विचित्र रूप से आकर्षण हो गया। डॉक्टर मीनू मेहता ने क्या जानकारियां दी? डॉक्टर मीनू मेहता ने लेखिका वाले दल को एल्युमिनियम की सीढ़ियों से और अस्थायी पुलों का बनाना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ की आरी, तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में जानकारियां दी। तेनजिंग ने लेखिका की तारीफ में क्या कहा? तेनजिंग ने लेखिका की तारीफ में उनके उत्साह को बढ़ाने के लिए उनके कंधों पर हाथ रखकर कहा कि तुम एक पक्की पर्वतारोही लड़की लगती हो, तुम्हें तो पहले ही प्रयास में शिखर पर पहुंच जाना चाहिए। लेखिका को किनके साथ चढ़ाई करनी थी? लेखिका को अंगदोर जी के साथ चढ़ाई करनी थी। अंगदोर जी का यह दूसरा प्रयास था। इस बार वह बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाले थे। लोब्सांग ने तंबू का रास्ता कैसे साफ किया? लोब्सांग ने तंबू का रास्ता अपनी शीश छुरी की मदद से बर्फ साफ करके किया। साउथ पोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी कैसे की? साउथ पोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने चढ़ाई की तैयारी करने के लिए सुबह 4 बजे उठी और बर्फ को पिघलाकर चाय बनाई
चाय के साथ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता किया। लगभग 5:30 बजे वह अपने तंबू से निकल पड़ी। उपनेता प्रेमचंद ने किन स्थितियों से अवगत कराया? उपनेता प्रेमचंद ने अभियान दल को उनकी सबसे बड़ी बाधा खुम्बु हिमपात की स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने कैंप 1 तक का रास्ता साफ कर दिया है। उन्होंने पुल बनाने, रस्सियां बांधने, झाड़ियों से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़े कठिनाइयों के बारे में बताया। अभियान दल का ध्यान ग्लेशियर की ओर भी दिलाया, जो बर्फ की नदी थी। हिमपात को अनियमित और अनिश्चित बदलाव की ओर भी ध्यान दिलाया। हिमपात किस तरह होता है और उसे क्या क्या परिवर्तन आते हैं? हिमपात अपने आप में ही एक तरह के बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना होता है। हिमपात से ग्लेशियर बनता है। ग्लेशियर बर्फ की नदी होती है। हिमपात से मौसम में अनियमित अनिश्चित बदलाव आता है, रास्ते बंद हो जाते हैं। लेखिका ने तंबू में गिरे बर्फ पिंड का वर्णन किस तरह किया है? लेखिका ने तंबू में गिरे बर्फ पिंड का वर्णन करते हुए कहा है कि वे गहरी नींद में सो रही थी। धमाके की आवाज़ सुनकर जागी और उस समय उन्हें अपने शरीर पर एक भारी ठंडी चीज का एहसास हुआ। उन्हें समझ में कुछ नहीं आया और यह उनके विस्मय का कारण है। इसके बाद उसे इस घटना की भयावहता का पता चला। जय लेखिका को देखकर हक्का बक्का क्यों रह गया? जय लेखिका के हौसले को देखकर हक्का बक्का इसलिए रह गया कि बर्फीले मौसम में कैंप से बाहर निकलकर कई फुट नीचे उतरकर अपने साथियों को चाय देना, लेखिका ने इसके लिए अपने जान को जोखिम में डाला था। एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल कितने कैंप बनाए गए थे? एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल 5 कैंप बनाए गए थे। इनका वर्णन है। पहला कैंप जो हिमपात के ठीक ऊपर 6000 मीटर की ऊंचाई पर था, और कैंप 2 यह उनकी चढ़ाई के रास्ते में था, और कैंप 3 यह कैंप लोहत्से के बर्फीली सीधी ढलान पर लगाया गया था। कैंप 4 यह साउथ पोल नामक जगह से 7900 मीटर की ऊंचाई पर लगाया गया था, और कैंप 5 शिखर कैंप पर यह अंतिम कैंप था, जहां से 2000 मीटर दूरी पर एवरेस्ट का शिखर चूमा जा सकता था। चढ़ाई के समय एवरेस्ट की चोटी की स्थिति कैसी थी? चढ़ाई के समय एवरेस्ट की चोटी की स्थिति बहुत ही डरावनी और सक्रिय थी। एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि एक साथ 2 व्यक्ति वहां खड़ा हो सकता था, तथा चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान थी। इस स्थिति में अपने आप को सुरक्षित महसूस करना सबसे कठिन काम था। सम्मिलित अभियान में सहयोग एवं सहायता की भावना का परिचय बचेंद्री के किस काल से मिलता है? साउथ पोल कैंप पहुंचने के बाद लेखिका अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने के लिए ऊपर से उतरकर नीचे चाय लेकर आई, और उन्होंने बर्फीली तूफानों को परवाह किए बिना अपने जान को जोखिम में डाला। इससे उनकी साहस के और सहायता की भावना का पता चलता है। एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों और कभी कभी मृत्यु से डरना, मृत्यु को भी सहज भाव से आलिंगन करना पड़ता है। इसका आशय है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट की चोटी, और सपाट और सीधी ढलान पर पूरे ध्यान से चढ़ना पड़ता है। थोड़ी सी चूक होने पर सीधा मतलब होता है मौत। अगर आदमी इस पर चढ़ना है चाहे और यह सोचे कि खतरा नहीं उठाना पड़ेगा, तो ऐसा सोचना गलत है। इस महान उद्देश्य में पर्वतारोहियों को मौत को भी गले लगाना पड़ता है। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार को गहरी चौड़े हिमबीर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना लगता है। तो इसका आशय है कि बचेंद्री पाल ने जिस मौसम में एवरेस्ट पर चढ़ने का प्रयास शुरू किया था, उस समय वहाँ हिमपात हो रहा था।
हिमपात से वातावरण में अनिश्चित परिवर्तन होता है। पर्वतारोहण करते समय व्यक्ति को यहाँ वातावरण बहुत डराता है और दीवार के समान खड़े धरातल पर भी दरार पड़ जाती है। यह दरार तेजी से बढ़कर गहरे चौड़े बर्फ का दरार में बदल जाता है। इस बारे में सोचने पर लोग डर जाते हैं। लेखिका को इस बात का एहसास था कि वातावरण उनके दल के लोगों को झेलना पड़ेगा। बिना उठे भी मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और बर्फ पे दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। इसका आशय है कि लेखिका पर्वतारोही बचेंद्री पाल ने उनके धार्मिकता का पता चलता है। इससे एवरेस्ट के सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचकर उन्होंने अपने आराध्य को नहीं भूली। चोटी पर उन्होंने दुर्गा माता के तस्वीर की पूजा की, हनुमान चालीसा का पाठ किया, पूजा किया और दोनों को लाल कपड़े में लपेटकर वहाँ दबा दिया। और उस समय उन्होंने अपने माता पिता को और अपने आराध्य देव को वहीं से प्रणाम किया। इससे बचेंद्री पाल को अपार आनंद का अनुभव हुआ। इस क्षण में भी वो अपने माता पिता को और अपने आराध्य को नहीं भूल सकी। अपने माता पिता से वह बहुत प्रेम करते थे। बच्चे, धन्यवाद। मैंने आपको किस तरह से प्रश्नोत्तर लिखा जाएगा, प्रश्नोत्तर का अभ्यास कराया। अब अगले क्लास में अगले चैप्टर का भी कराऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपना वर्ग समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।